मित्रों नमस्कार। हमारे राहुल भैया मानहानि के एक मामले में सूरत के एक न्यायालय द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के कारण कल ही सजा सुनाई गई और आज उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई और उन्हें 30 दिन का मौका मिला है कि वो अपील कर सकते हैं इसके खिलाफ। मतलब मानहानि के मामले में जो 2 साल की सजा हुई है और अभी कुछ साल पहले ही जनप्रतिनिधि कानून में यह संशोधन किया गया कि यदि किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है तो वह हमारे विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और या फिर लोकसभा का सदस्य नहीं रहेगा। और इसी आधार पर यह सदस्यता उनकी समाप्त हो गई। अब राजनीतिक दल हैं, उनके विमर्श हैं और उनके नरेटिव हैं और 2024 आने वाला है, मतलब चुनाव का महाकुंभ, जिसमें फैसला होना है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो सभी दल जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, राजनीति में एक दूसरे को पछाड़कर सत्ता शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, ऐसे में बहुत दिन तक ये विक्टिम कार्ड, वही बेचारा वाला कि मेरा शोषण हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यह वाली कहानी चलाकर या फिर जनता के बीच सिर्फ सहानुभूति लेकर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अब सूचना प्रौद्योगिकी के कारण जनता के बीच में सूचनाओं का अंबार है और आपको इन्हीं सूचनाओं के माध्यम से नरेटिव बिल्डअप करना है। वो आपके खिलाफ भी जाएगा और आपके पक्ष में भी जाएगा। ऐसे में वह राजनेता ज्यादा सफल होगा जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और अपनी बात को वह बेहतर तरीके से जनता के बीच पहुंचा पाता है। इसे हमारे विपक्ष में यह सबसे बड़ी समस्या है। उनका जो नेतृत्व है वह अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है, या फिर विपक्ष के जो अच्छे कम्युनिकेटर हैं उनको जनता के सामने आने नहीं दिया जाता। क्योंकि जो विपक्षी दलों का चेहरा है वह अपना महत्व खो न दे, इसलिए पार्टी में जो दूसरे लाइन पर बहुत सारे नेता हैं जो बहुत अच्छा संवाद करते हैं, उन्हें मंच नहीं दिया जाता है। और मंच न देने का यही कारण है कि जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी प्रासंगिकता बनी रहे और वह दल, चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, इसका खामियाजा भुगत रहा है। क्योंकि जनता के बीच अच्छा संवाद वो नहीं कर पा रहे हैं। न तो उनका भाषा पर नियंत्रण है, न कोई विजन है। सिर्फ गाली गलौज से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, या फिर कितने दिन तक एक ही तरह की बात आप कहते रहेंगे। जनता के बीच बने रहने की आवश्यकता है और अपनी बात को बेहतर तरीके से कहने की आवश्यकता है कि आखिर आपके पास कौन सा विजन है। देश समाज के विकास के लिए आप कौन सा नया रास्ता अख्तियार करेंगे। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए आपके पास कौन से नए तरीके होंगे। समाज को नई दिशा दिखाने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। कुछ इस तरह की बातें करिए। और पूरी दुनिया में कोई भी सरकार हो, शिक्षा, बेरोजगारी, इस पर आप हमेशा घेर सकते हैं, क्योंकि दुनिया की कोई भी सरकार इस क्षेत्र में कभी सफल नहीं हो सकती। आप चाहे जितने बड़े विकसित देश हों और आपके पास कितनी भी सामर्थ्य हो, आप सबको रोजगार नहीं दे सकते हैं। और शिक्षा का कोई अंतिम मानक नहीं होता है कि जिसे हासिल कर लिया गया हो, वह एक निरंतर प्रक्रिया है। और आप अगर विकसित देश बन भी जाते हैं तो रोजगार के
तौर तरीके, उसके मानक, इसको लेकर विमर्श होगा तो पूरी दुनिया में शिक्षा और रोजगार ये सबसे बड़ी समस्याओं में आते हैं। फिर सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सफाई, पर्यावरण और दूसरे विमर्श आते हैं जो कभी भी इरेलीवेंट नहीं होते हैं। ये मुद्दे हमेशा बने रहते हैं, बस जरूरत इस बात की होती है कि उनको कैसे उठाया जाए। अब हमारा देश, आप वो जो विकसित देश हैं, जो तमाम इंडेक्स जारी होते हैं, उन पे आगे पीछे होने की जो कहानियां रहती हैं, उनसे परेशान मत होइए। आप बताइए, एक 20-25 लाख की आबादी का देश जहां 100% शिक्षा, रोजगार और पर्याप्त संसाधन है, और दूसरी तरफ हम लोग जो 150 करोड़ होने वाले हैं, क्या ऐसी तुलना उनके साथ हो सकती है? जहां हमारे एक जिले की आबादी भी उनसे कहीं ज्यादा है, तो फिर उनसे तुलना करके किसी तरह के हीन भावना से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है। अब आप कांग्रेस पार्टी हैं कि आप हैं कि आरजेडी हैं कि सपा, बसपा, द्रविड़ या कोई भी दल हो आप, तो आप जनता के सामने कौन सा विजन लेकर जा रहे हैं? सिर्फ बीजेपी ये कर रही है, मोदी ये कर रहे हैं, इस तरह का रोना रोने से आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। वास्तव में ये जो आपका रोना है, यह बीजेपी के पक्ष में जाता है। आपका रोना साबित करता है कि आप नकारे और नालायक हैं। आपको विजन देना है, आप क्या करेंगे, आपको इस पर बात करनी है, और आप दूसरी बातों में उलझ जाते हैं, कभी जात को लेकर, कभी धर्म को लेकर। अगर ये सारे एजेंडे किसी एक पार्टी के हैं तो आप उस पर क्यों बात कर रहे हो? आप अपने एजेंडे, अपनी बात पर बात करिए। अब ये सारी बातें तो बीजेपी और आरएसएस के लिए हैं, एक्सक्लूसिव उनका सब्जेक्ट है और उनको उसमें महारत हासिल है, और आप फिर उसी बहस में उलझ जाते हैं। तो आप क्या देने जा रहे हैं? आप तो अपनी कोई बात कह ही नहीं रहे हैं। अब देखिए, अब जैसे राहुल भाई को, उनके लिए ढेर सारी सहानुभूति और मीडिया में कि मोदी सरकार तानाशाह है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन जो कानून और नियम के जानकार हैं, और राहुल भैया के लिए जो ये सजा हुई है, इसमें तो कोई अनहोनी जैसी बात नहीं है। अब सोचिए, इससे पहले लगातार कांग्रेस की ही सरकारें रही हैं। अभी विगत 9 साल से मोदी का ये जो दूसरा कार्यकाल है, यही भाजपा की पूर्ण बहुमत में आई सरकार। इससे पहले जो वाजपेयी जी की सरकार थी, वह एक अल्पमत सरकार थी। तो सोचिए, आप 9 साल में ही थक गए, ऊब गए, परेशान हो गए, जबकि आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस की सरकारें थी, जो सही गलत कर रही थी वही कर रही थी, तो उसका क्रेडिट उन्हें मिल रहा था। अब अगर मोदी सरकार है तो ये जो सही गलत कर रहे हैं, इसका क्रेडिट इनको मिलेगा। अगर इनको सत्ता से बाहर करना है तो जिस तरह का नैरेटिव का निर्माण करना है, जिस तरह का विजन आपको जनता के बीच ले जाना है, क्या आप वहां ले जा पा रहे हैं? ईमानदारी से सोचिए और जवाब दीजिए। अब इसी मुद्दे को लीजिए, आप बहुत सारी वाहियात बातें तो कर रहे हैं, पर जो आपका लीडरशिप है उसके पास कौन सा विजन है? इस बात को कैसे काउंटर करना है? न्यायालय में सबसे पहले तो आपको न्यायिक प्रक्रिया से तो गुजरना ही होगा। जो उसकी सारी प्रक्रियाएं हैं, उसी को पालन करके ही आप संसद में बने रह सकते हैं या नहीं बने रहना चाहते हैं। जनता की अगर सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं तो आप बीजेपी की पिच पे बैटिंग करना चाहते हैं या अपनी पिच पर, यह आपके ही निर्णयों पर निर्भर करेगा कि आप कैसे ट्रैप हो रहे हैं। अब एक जो बेहतरीन नेता होता है, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो वह जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं, जो माहौल होते हैं, उनको अपने पक्ष में कर लेता है। तो पता चला इस तरह की जो विषम परिस्थितियां एक नेता के तौर पर, पार्टी के तौर पर, फिर उसे आप कैसे काउंटर करेंगे, इसकी तलाश आपको करनी है। आपकी भाषा में संयम होने चाहिए। आखिर जनता की सहानुभूति कैसे मिलेगी जब आप खुद गाली गलौज करेंगे, उल्टा पुल्टा बोलेंगे,
तो जनता की तो सहानुभूति नहीं मिलेगी। अब सोचिए, जैसे ढेर सारी बातें होती रहती हैं, बहुत सारे अपशब्द बोले जाते रहते हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, वो आदमी कुछ दिन वेट करता है, फिर जैसे ही एक बेहतर मंच मिलता है, अपने 40-45 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटे के भाषण में एक एक बात का वह बेहतर तरीके से जवाब दे देता है और सारे विरोधियों, विपक्षियों के हवा खराब हो जाती है। तो जो नेता है, अगर वह अच्छा वक्ता नहीं होगा तो नेता किस बात का, और कैसे काउंटर करना है, यह सबसे जरूरी है। अब पता चला अब मैं गांधी हूं, मैं शहीद होना चाहता हूं, इससे काम नहीं चलेगा। आप मोदी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, आप चाहे जिस दल के हों, और एक दल या फिर एक सत्ता शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को आप हटाने की इच्छा से राजनीति में हैं, तो आपके लिए सहानुभूति किस बात की? आप राजनीति में राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं उससे, और उस व्यक्ति को सत्ता से हटाने के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। तो उसके नैरेटिव को काउंटर करने के लिए आपको काउंटर नैरेटिव क्रिएट करना है, उससे बड़ा विजन आपको जनता के सामने रखना है। ये रोने गाने और सहानुभूति पाने से नहीं होगा कि मीडिया के 2-4 चैनल आपके हैं, 10 चैनल उनके हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के ज्यादा चैनल और मीडिया हाउसेज हो जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा विज्ञापन दे सकते हैं और उनके सपोर्ट की ज्यादा आवश्यकता होती। जब आप सत्ता में थे तब भी यही हो रहा था, अब कोई और सत्ता में है तो फिर यही हो रहा है, और आप सत्ता से हटाए गए क्योंकि मोदी, भाजपा, आरएसएस और उनके लोग जनता के बीच में एक परसेप्शन क्रिएट करने में सफल हुए और वो वोट हासिल किया। अगर आपको मोदी को सत्ता से हटाना है तो आपको भी यही करना है। तो अपना परसेप्शन क्रिएट करिए और जनता के बीच में जाइए, संवाद करिए, बस और कुछ नहीं करना है। बाकी न्यायिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, संसदीय कुछ परंपराएं हैं, उनसे चीजें चलती रहती हैं, और न आपसे कोई सहानुभूति है न किसी और से। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का स्वागत है, जनता के बीच आइए, अपनी बात कहिए और आप भी सत्ता हासिल करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।